एचडीएफसी और आईसीआईसीआई के पास है 74% फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट और उनके पीएसबी पियर्स के पास सिर्फ 20%। क्या ये अनफेयर है या इसके पीछे कोई रीजंस है? एसबीआई चेयरमैन ने कहा है कि इस लिमिट को बढ़ाना चाहिए, लेकिन क्या गवर्नमेंट सुनेगी? दूसरी तरफ यूएस सैंक्शंस के बाद रशियन ऑयल पर स्टीप डिस्काउंट्स लग गए हैं। इंडिया ने दिसंबर के लिए अपनी बाइंग पॉज की है टू मेंटेन जियोपॉलिटिकल अलायंसेस। बट क्या इससे पेट्रोल महंगा होगा या सस्ता? और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट स्टोरी, सेबी ने आईपीओ के एंकर इन्वेस्टर रूल्स बदल दिए हैं। अब म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस को ज्यादा एलोकेशन मिलेगा। क्या ये मार्केट डायनामिक्स के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा? हाय एवरीवन, मैं हूं निशांत। चलिए डीप डाइव करते हैं आज के तीनों स्टोरीज में। स्टार्टिंग विद अ पॉसिबल चेंज फॉर पीएसबीज। पब्लिक सेक्टर बैंक्स की वैल्यूएशन स्टोरी थोड़ी अनइवन है। एक तरफ एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक जैसे प्राइवेट सेक्टर्स जायंट्स है, जिनके पास फॉरेन फंड्स के लिए 74% तक की कंपोजिट इन्वेस्टमेंट लिमिट है। लेकिन दूसरी तरफ पीएसबीज है, जहां एफआईआई होल्डिंग लिमिट अभी भी सिर्फ 20% पर अटकी हुई है। इस इशू पर एसबीआई के चेयरमैन सीएस शेट्टी ने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया। उनका कहना है कि यह कैप बढ़ानी चाहिए, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्शन पीएसबीज की ट्रू वैल्यू को मार्केट में रिफ्लेक्ट होने नहीं देता। उन्होंने समझाया कि जब एफआईआईज देखते हैं कि उनके पास सिर्फ 10% का फ्री स्पेस बचा है, तो नेचुरली वो 74% वाली प्राइवेट बैंक्स को प्रेफर करते हैं। सिंपल मैथ है, लार्ज इंस्टीट्यूशनल डेस्क के लिए लिक्विडिटी और हेडरूम ही सबसे बड़ा फैक्टर होता है। शेट्टी का सिंपल पॉइंट है, अगर ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैप रेज भी हो जाए तो इससे बैंक की गवर्नमेंट कंट्रोल पर कोई असर नहीं होगा और उनकी होल्डिंग अफेक्ट नहीं होगी। सिर्फ एफआईआई लिमिट एनहांस की जाएगी, जो फ्री फ्लोटिंग शेयर्स को बेचकर भी किया जा सकता है। गवर्नमेंट सोर्सेज ने पहले हिंट किया था कि ये लिमिट को 49% करने पे डिस्कशंस चल रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है, क्योंकि इस पे पॉलिटिकल कंसेंसस अभी तक बना नहीं है। गवर्नमेंट इसमें एक मिडिल पाथ निकाल सकती है। वो एफआईआई इन्वेस्टमेंट लिमिट तो बढ़ा सकती है, लेकिन वोटिंग राइट्स को 10% पर कैप करके कंट्रोल अपने हाथ में रख सकती है। हिस्टोरिकली वोट कंट्रोल एक सेंसिटिव टॉपिक रहा है, स्पेशली ग्लोबल बैंकिंग क्राइसिस के बाद से। इसीलिए गवर्नमेंट का ओपिनियन है कि वैल्यूएशन के चक्कर में सिक्योरिटी कहीं कॉम्प्रोमाइज ना हो। प्लस हो सकता है कि ये डिसीजन केस बाय केस लिया जाए, हर बैंक के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और कैपिटल नीड्स के हिसाब से। SBI having the highest current FII holding of around 10% would likely be the first beneficiary of any such change. अगर ये होता है तो क्या होगा? हायर इन्वेस्टमेंट लिमिट से PSBs का MSCI इंडेक्स में वेटेज बढ़ेगा, जो एक पैसिव कैपिटल की वेव लाएगा। फ्री फ्लोट इंप्रूव होगा और वैल्यूएशन को एक बड़ा पुश मिलेगा, मूविंग देम क्लोजर टू देयर प्राइवेट पियर्स, जो अभी 2x to 3x PB मल्टीपल्स पर ट्रेड करते हैं। This is not just about capital, it's about market perception. अगर इस मूव को ग्रीन सिग्नल मिलता है तो ये पूरे पीएसबी इंडेक्स के लिए गेम चेंजर हो सकता है। हायर एफआईआई लिमिट से फ्रेश कैपिटल आएगा, जो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा और वैल्यूएशन गैप को कम करेगा। पीएसबीज में इंस्टीट्यूशनल डिमांड का शार्प जंप आ सकता है, मेकिंग देम लेस डिपेंडेंट ऑन डोमेस्टिक मार्केट मूव्स। इन्वेस्टर्स को इससे शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट तो हो सकता है, लेकिन बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ और एनपीए हिस्ट्री देखे बिना इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब देखना यह है कि क्या इसके कैप लिमिट को एक्चुअली बढ़ाया जाएगा। अब चलते हैं सेकंड न्यूज की तरफ, जहां ग्लोबल एनर्जी मार्केट में एक न्यूज शॉक आया है, थैंक्स टू फ्रेश यूएस सैंक्शंस। यूएस सैंक्शंस ने रशिया के दो बड़े ऑयल जायंट्स लुकोइल और रॉसनेफ्ट पर एम किया और इसका इफेक्ट इंडिया और चाइना पे सबसे ज्यादा होगा, जो रशिया के दो सबसे बड़े बायर्स थे। इंडियन रिफाइनर्स ने दिसंबर अराइवल के लिए रशियन ऑयल ऑर्डर्स को पॉज कर दिया है, क्योंकि नवंबर 21 तक सभी ट्रांजैक्शंस बंद करने की डेडलाइन है। रशिया का फ्लैगशिप यूरिल क्रूड्स अब एशिया में सबसे ज्यादा डिस्काउंट पर ट्रेड हो रहा है। ब्रेंट के कंपैरिजन में $4 पर बैरल तक का डिस्काउंट चल रहा है। यह डिस्काउंट 2022 के कंपैरिजन में कम है, तब 8% का डिस्काउंट था। लेकिन ये मॉस्को की फाइनेंसेस पर माउंटिंग प्रेशर दिखा रहे हैं। जब इंडिया के की रिफाइनर्स जैसे HPCL, BPCL और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बाइंग रोकी है, तो इससे रशियन ऑयल अनसोल्ड रहने का थ्रेट बढ़ जाता है। इंडिया की ओवरऑल दिसंबर इंपोर्ट्स तो सिग्निफिकेंटली ड्रॉप होने की उम्मीद है। मार्केट डिवाइड हो गया है। नॉन सैंक्शनड एंटिटीज का ऑयल प्रीमियम पर बिक रहा है
और सैंक्शनड एंटिटीज का ऑयल स्टीप डिस्काउंट्स पर। इंडिया अपनी इंपोर्ट बाइंग को डाइवर्सिफाई कर रहा है, टर्निंग टू वेस्ट एशिया, ब्राजील। अब इस स्टोरी का दूसरा पहलू, सप्लाई और प्राइस का गेम। सप्लाई टाइटन हो रही है। एक तरफ ओपेक प्लस ने प्रोडक्शन हाइक्स पॉज कर दी है जनवरी मार्च 2026 के लिए, और दूसरी तरफ रशियन ऑयल की डिमांड अभी कम हो रही है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इससे आगे चलकर क्रूड प्राइसेस बढ़ने की पूरी संभावना है। इंडिया जो 88% ऑयल इंपोर्ट करता है, और ऑब्जर्वेशन है कि अगर $1 का राइज होता है क्रूड प्राइसेस में, तो उससे इंडिया का इंपोर्ट बिल बाय $1.5 बिलियन से बढ़ जाता है। तो अगर प्राइस बढ़ा तो इंडिया को उससे डील करने के लिए रेडी रहना पड़ेगा। इंडिया भी साइलेंटली एनर्जी सिक्योरिटी फोर्टिफाई कर रहा है। जब प्राइसेस रिलेटिवली लोअर थे तो इंडिया अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स यानी एसपीआर को रीफिल और एक्सपैंड करने में लग गया था। करंटली हमारी कैपेसिटी 5.3 मिलियन टन्स है, लेकिन हम IEA's के 90 डे बेंचमार्क से शॉर्ट है, और करंटली हमारे पास सिर्फ 70 to 72 डेज इन्वेंट्री है। इसीलिए चांदीखोल और पादुर में नए रिजर्व्स बनाने का काम चल रहा है, जिसमें L&T और इंडियन ऑयल जैसे कंपनीज इंटरेस्ट दिखा रही है। गोल क्लियर है, क्रूड प्राइसेस के स्पाइक से पहले हमारा SPR टैंक फुल होना चाहिए। अब आते हैं उसके मार्केट पे। ऑयल इंपोर्ट बिल पर डबल इफेक्ट होगा। पहला, रशियन डिस्काउंट से जो कॉस्ट बेनिफिट मिल रहा था वो कम होगा। ICRA का एस्टिमेट है कि मार्केट प्राइस्ड क्रूड से रिप्लेस करने पर $2.7 बिलियन का एक्स्ट्रा इंपोर्ट बिल आ सकता है। दूसरा, ग्लोबल प्राइसेस आगे बढ़े तो इससे इन्फ्लेशन और ट्रेड डेफिसिट बढ़ सकता है। इन्फ्लेशन अगर बढ़ती है तो RBI पर इंटरेस्ट रेट्स होल्ड करने का प्रेशर बढ़ेगा। इन्वेस्टर लेंस से देखे तो OMCs यानी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जैसे IOC, BPCL, HPCL पर इमीडिएट प्रेशर आ सकता है, क्योंकि उनको रशियन ऑयल के सब्स्टिट्यूट्स वेस्ट एशिया, US और ब्राजील से हायर फ्राइट कॉस्ट पर ऑयल खरीदना पड़ेगा। लेकिन SPR फिलिंग की एक्टिविटी लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी के लिए पॉजिटिव है। लॉन्ग टर्म में इंडिया IA की फुल मेंबरशिप चाहता है, जिसके लिए SPR टारगेट्स अचीव करना एसेंशियल है। ओवरऑल इन्वेस्टर्स को इन्फ्लेशनरी प्रेशर और OMCs के मार्जिन पर डबल विजिलेंस रखनी होगी। ऑयल के प्राइसेस बढ़ने की प्रोबेबिलिटी तो काफी हाई है। अब देखना बस ये है कि ये प्राइस क्या गवर्नमेंट अब्सॉर्ब करेगी या इसका वेट कंज्यूमर को उठाना पड़ेगा। आज की लास्ट स्टोरी एक रिफॉर्म रिलेटेड स्टोरी है। स्टॉक मार्केट रेगुलेटर सेबी ने IPO एंकर इन्वेस्टर्स के अलॉटमेंट रूल्स में मेजर ओवरहॉल किया है। ये मूव सीधे सीधे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी DIIs जैसे म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज और पेंशन फंड्स की IPO में पार्टिसिपेशन इंक्रीज करने के लिए किया गया है। ये चेंज 30 नवंबर 2025 से इफेक्टिव होगा। पहला चेंज, टोटल एंकर पोर्शन की रिजर्वेशन 33% से बढ़ाकर 40% कर दी गई है। ये 7% का जंप सीधे सीधे DIIs के हाथ में ज्यादा पावर देगा। दूसरा चेंज, इस 40% रिजर्वेशन में 33% सीधा म्यूचुअल फंड्स के लिए रिजर्व होगा और बाकी 7% इंश्योरर्स और पेंशन फंड्स के लिए। अगर ये 7% सब्सक्राइब नहीं हुआ तो वो हिस्सा BMFs को मिल जाएगा। मतलब डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स अब एंकर अलॉटमेंट के किंग पिन बन सकते हैं, जो मार्केट के ओवरऑल हेल्थ के लिए सही है। सभी का लॉजिक क्लियर है। म्यूचुअल फंड्स लॉन्ग टर्म प्लेयर्स होते हैं और उनकी पार्टिसिपेशन से लिस्टिंग के बाद स्टॉक प्राइस की स्टेबिलिटी बढ़ती है। तीसरा चेंज, अगर IPO का एंकर पोर्शन 250 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो अलाउड एंकर इन्वेस्टर्स की लिमिट को 10 से बढ़ाकर 15 कर दी गई है और हर एडिशनल ₹250 करोड़ पर 15 नए इन्वेस्टर्स अलाउड होंगे। एग्जाम्पल, अगर कोई IPO 750 करोड़ रुपीस का एंकर पोर्शन ऑफर करता है तो वो 45 एंकर इन्वेस्टर्स तक अलाउड होंगे। इससे ज्यादा लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल मनी मार्केट में आएंगे और कॉन्सेंट्रेशन रिस्क कम होगा। सेबी ने इसके लिए ICDR यानी इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स नॉर्म्स में अमेंडमेंट किया है। द गोल इज टू ब्रॉडन द पार्टिसिपेशन ऑफ लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड ब्रिंग मोर स्टेबिलिटी टू द IPO प्रोसेस, particularly following the recent volatility in some new age company listings. फोकस फ्रेंजी से हटकर अब स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये इनडायरेक्टली पॉजिटिव है। जब उनके म्यूचुअल फंड्स को ज्यादा एंकर शेयर्स मिलेंगे तो उनके फंड्स की NAV यानी नेट एसेट वैल्यू को भी बेनिफिट हो सकता है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स को सीधा सीधा अलॉटमेंट ज्यादा नहीं मिलेगा। फोकस अब क्वालिटी IPOs पर बढ़ेगा, जहां DIIs अपनी 40% कोटा का यूज करे,
The biggest advantage is that post-listing, selling pressure from foreign short-term funds may be less intense. तो अब देखना होगा क्या IPOs जो दिसंबर में आएंगे वो बेटर परफॉर्म करेंगे। आज के वीडियो में हमने देखा कैसे PSBs के फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट पर पॉसिबल रीथिंक, जिससे बैंकिंग सेक्टर के वैल्यूएशन शिफ्ट हो सकते हैं। सेकेंड स्टोरी में हमने देखा इंडिया का रशियन ऑयल इंपोर्ट पॉज, जिससे शॉर्ट टर्म क्रूड वॉलेटिलिटी और OMC मार्जिन्स पर इंपैक्ट आ सकता है। और लास्टली सेबी के IPO एंकर रिफॉर्म्स, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल को ज्यादा वेटेज देकर मार्केट को स्टेबल बनाने की डायरेक्शन में एक बड़ा कदम है। आपको इन तीन स्टोरी में सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल कौन सी लगी? लेट अस नो इन द कमेंट्स। और ऐसे ही डेली मार्केट ब्रेकडाउन्स के लिए स्टे ट्यून टू मार्केट्स टुडे, जहां हम हर स्टोरी को डिकोड करते हैं इन्वेस्टर्स के लिए। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.